क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ श्री भगवान रावत एन एमपी फ्रॉम मथुरा। तो श्री भगवान रावत एक एमपी हैं मथुरा से, उनका डिटेल्स है ये सारा। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ श्री भगवान रावत फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। तो हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। पहला, he took a house on a monthly rent of rupees 2000. He spent rupees 2500 on its repairs etc. He sublet one half portion of the house to his friend at rupees 1200 per month. He owns another house which he has rented on a monthly rent of rupees 1500. He spent rupees 5000 on its repairs etc. यहां तक का जो पोर्शन है ही से लेकर 1200 पर मंथ तक का, ये बात हो रही है श्री भगवान रावत जिस किराए के मकान में रह रहे हैं उसकी बात चल रही है। इस ही से लेकर एटसेट्रा तक उस घर की बात चल रही है जो कि मिस्टर भगवान दास का भगवान रावत का खुद का घर है और उन्होंने किराए पे दे रखा है। तो पहले हम ये 1200 पर मंथ तक का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो कर दें। तो भाई देखो, वो एक घर किराए पे रह रहे हैं तो किराए का तो कुछ भी, अगर खुद कोई किराए पे रह रहा है एसएससी तो उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। आगे लिखा है कि उन्होंने इतना पैसा रिपेयर पे खर्चा किया, उससे भी कोई मतलब नहीं। उसके आगे लिखा है ही सबलेट 1/2 पोर्शन ऑफ द हाउस टू हिज फ्रेंड एट रुपीज 1200 पर मंथ। तो भाई ये जो सबलेट वाली बात आई ये है हमारे काम की। अगर कोई घर है मेरा, मैं उसको किराए पे चढ़ाता हूं तो वो जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन मैं खुद किराए पे लेके उसमें का कुछ पोर्शन या पूरा ही पोर्शन किसी दूसरे को दे दूं किराए पे तो वो कहलाता है सबलेट। और ये कहाँ जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। या आप ऐसे समझो, ये एक घर है श्री भगवान रावत, ये जो घर है इसको उन्होंने 2000 पर मंथ पे रेंट पे लिया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो आधा पोर्शन है ना, आधे पोर्शन में तो ये खुद रह रहे हैं, ठीक है, और ये आधा पोर्शन इन्होंने सबलेट कर दिया है अपने एक फ्रेंड को, और उससे वो कितना ले रहे हैं? 1200 पर मंथ ले रहे हैं, ठीक। तो सबलेट वाला ट्रीटमेंट कहा जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन जैसा कि हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में करते हैं कि सारा अपना जो भी पैसा है या फिर जो भी इनकम है उसको पूरा पूरा ले लेते हैं, लेकिन सबलेट वाले पोर्शन में केवल प्रॉफिट की बात करते हैं। तो यहां आप ऐसे समझो, हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देखो ये अपने फ्रेंड से कितना ले रहे हैं सबलेट का? 1200 रुपीज। आप ये बताओ इस आधे जो पोर्शन है घर का उसका कितना किराया बनना चाहिए? जब इस पूरे के पूरे घर का 2000 बन रहा है तो क्या आधे आधे पोर्शन का 1,000 नहीं बना? इसका 1000, इसका 1000, ठीक। तो इसका तो 1000 बन रहा था ना, लेकिन और यही हाफ पोर्शन ही सबलेट किया है। अगर पूरा करते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पूरा ही कंसिडर करते, लेकिन यहाँ बोला गया केवल आधा सबलेट किया गया है, तो इस आधे के रेंट से आपको मतलब रहेगा। तो 1200 ये तो ये दोस्त से ले रहे हैं, ये कितना पे कर रहे हैं इस पोर्शन का? 1000 रुपए, क्योंकि पूरे का 2000 तो आधे का 1000, तो उतना यहाँ से लेस कर दो आप, क्योंकि उतना तो श्री भगवान रावत खुद पे कर देंगे, मेन जो असली लैंडलॉर्ड है उनको, ठीक है। तो फिर से आप देखो, अगर ये पूरा घर ओन कर रहे होते तो फिर हम ये पूरे का 1200 मानते, फिर पूरे का जो किराया होता उसको यहाँ लेस करते, लेकिन यहाँ हमें बताया गया कि आधा पोर्शन सबलेट कर रहे हैं ये, तो आधा पोर्शन का अपने दोस्त से ले रहे हैं 1200 रुपए, और इस आधे पोर्शन का लीगली कितना बना? 1000 रुपए, क्योंकि पूरे का 2000 तो इस पोर्शन का 1000 रुपए। तो 1200 माइनस 1000 आप कर दोगे तो ये आ गया। अब ये एक महीने का सबलेट का प्रॉफिट आ गया, इंटू 12 कर देना आप, ठीक। तो यह आ गया 1200 माइनस 1000, यह आ गया 200 इंटू 12, यानी कि 2400 रुपए। आप यहीं पे नहीं रुकोगे, उसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस हुआ होगा इस सबलेट वाले पोर्शन से तो वो भी यहाँ पे आप वो करोगे, लेस करोगे, ठीक है, क्योंकि भाई ये तो सबलेट वाले का आ गया ना। तो यहाँ पे आप देखो ये लिखा हुआ है कि ही स्पेंड 2500 ऑन इट्स रिपेयर, पूरे घर पे 2500, लेकिन यहाँ कितने की बात चल रही? सबलेट आधे पोर्शन की, तो रिपेयर का भी खर्चा आप आधा ही लोगे। 2500 पूरे का है तो 2500 को 2 से डिवाइड करो आप, तो ये आ जाएगा 202, 2 4 1 कैरी किया 1250। ये 1250 जो है ये आधे घर का रिपेयर का पेमेंट है। तो यहाँ लिखोगे एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर और 1250 लेस करोगे आप, और फिर जो भी अमाउंट आएगा ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम सबलेट का, ठीक है।
आगे देखिए आप, लिखा है कि ये एक अनदर हाउस ओन कर रहे हैं जिसको इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, मंथली रेंट है 1500। तो अभी तक जो ऊपर वाला कंडीशन हम देख रहे थे वो तो ये था कि वो खुद किराए पे रहते थे और सबलेट किया था, सबलेट वाला चला गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन जब कोई अपने घर को किराए पे देता है तो वो जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो यहाँ जो इनका दूसरा घर है जहाँ पे जो इनका मेन जिसके मालिक भी ये हैं, इसको इन्होंने मंथली रेंट 1500 पे किराए पे दे रखा है, ठीक है, और 5000 रुपए रिपेयर पे खर्चा किया है। जैसा कि हमको पता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रिपेयर का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो सीधे भाई देखो यहाँ स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट है नहीं तो एक्चुअल रेंट ही सबसे बड़ा हुआ, यही हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बाकी उसमें से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट, ये तीनों ही नहीं है, एनुअल वैल्यू आ जाएगा। उसमें से लेस करोगे आप 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, और बाकी लोन से रिलेटेड कुछ है नहीं तो इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा नहीं। तो वही जब एनुअल वैल्यू में से आप 30% ऑफ एनुअल वैल्यू लेस करोगे तो वही अमाउंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, सैलरी एज एन MP 6 लाख रुपीज एंड डेली अलावेंस ₹90,000। भाई देखो, ऐसे तो सैलरी कहाँ जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि MP, MLA, MLC का सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जब कैलकुलेशन करोगे तो वहां पे लिखना सैलरी ऑफ MP ₹6 लाख, ठीक। आगे डेली अलावेंस ₹90,000। तो डेली अलावेंस कितना है 90,000। सैलरी तो चला गया MP का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लेकिन डेली अलावेंस MP का एग्जेम्प्ट रहता है। तो सैलरी चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और ये जो डेली अलावेंस है ये एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। इसको आप लिखना डेली अलावेंस एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, डिविडेंड नेट रिसीव्ड फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ₹8,000। ऐसे तो हमने पढ़ा है कि नेट रिसीव TDS टैक्स फ्री वर्ड हो तो हम ग्रॉस अप करते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो इंटरेस्ट पे है और वो विनिंग्स पे है, लॉटरी से, क्रॉसवर्ड से, पजल से, ना कि डिविडेंड पे। तो डिविडेंड नेट भी लिखा है तो भी वो एज इट इज ले लेना, ठीक है। तो डिविडेंड नेट रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 8,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 8,000 अमाउंट पूरा जाएगा, ठीक है। डिविडेंड को ग्रॉस अप नहीं करते हैं। नेक्स्ट, शेयर इन इनकम ऑफ HUF ₹10,000, ये भी एग्जेम्प्ट होता है, ध्यान रखना आप, ये याद करना पड़ेगा आपको कि HUF से जो भी इनकम मिलता है वो इंडिविजुअल के हैंड में एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे शेयर इन HUF एग्जेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप लिख के एग्जेम्प्ट लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है नेट रिसीव्स फ्रॉम लॉटरी ₹17,500, ही परचेज लॉटरी टिकट्स फॉर ₹5,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नेट वर्ड लग गया, तो लॉटरी के साथ, क्रॉसवर्ड के साथ विनिंग्स जब होती है इन सब से, लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, तो इन सब के साथ जब नेट, रिसीव, TDS या टैक्स फ्री, इन सारे में से कोई भी एक वर्ड लगा होता है तो हमें अमाउंट को ग्रॉस अप करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई सिक्योरिटी के लिए तो था कि 100/90 करते थे, लेकिन लॉटरी और इन सब जो विनिंग्स होती है उसके लिए क्या करते थे 100/70 करते थे। तो आप लिखोगे नेट रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी 17,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, जो अमाउंट आएगा वो आप लिखना आउटर कॉलम में, ठीक। बाकी ये जो ही लिखा है ही परचेज लॉटरी टिकट फॉर 5,000, तो हमने पढ़ा है कि लॉटरी टिकट, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड, पजल, इन सब का अर्निंग तो लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लेकिन इन सब का जो एक्सपेंसेस होता है, जो इन सब पे खर्चा आया होता है वो नॉट डिडक्टेबल है। तो ये 5,000 रुपए जो इन्होंने खर्च किए लॉटरी टिकट खरीदने पे, ये नॉट डिडक्टेबल, इसको आप ना दिखाना कहीं भी, ठीक है। बस आप इतना दिखाओगे, क्योंकि और यहाँ पे नेट ना लगा होता तो आप ऐसे ही दिखा देते, लेकिन नेट वर्ड है यानी कि आप इसको ग्रॉस अप करोगे तो इंटू 100/70 करके, ठीक। नेक्स्ट है विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस ₹5,000 एंड लॉस इन कार्ड गेम्स ₹4,000। तो यहाँ विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस कहीं भी नेट रिसीव TDS टैक्स फ्री नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसको एज इट इज हम लिखेंगे, ग्रॉस अप अमाउंट है, तो आप लिखोगे विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 5,000 रुपए। और रही बात लॉस की, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि लॉटरी टिकट, कार्ड गेम, हॉर्स रेस, इन सब में जो खर्चा होता है ये नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है। तो लॉस इन कार्ड गेम 4,000,
ये नॉट डिडक्टेबल। ये जो 5,000 रुपए है ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नेट ₹1,000। अब जैसा कि हमने पढ़ा है नेट रिसीव टीडीएस टैक्स भी तो ग्रॉस अप करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, नोट डाउन कर लो बगल में कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कभी ग्रॉस अप नहीं करते हैं। ठीक है, अभी यही लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज नेट, तो हम इसको करते 1000 इंटू 100/90। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लिख देता या अदर सिक्योरिटीज लिख देता, हम करते, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ग्रॉस अप नहीं करते हैं। तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज इट इज 1000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी इन अ बैंक ₹4,000 ग्रॉस। तो एफडी बैंक का एफडी कराया गया था, उस पे इंटरेस्ट आया है 4,000 रुपए, ग्रॉस अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 4,000 रुपए आप सीधे बाहर लिख लोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, उसके बाद कंप्यूट टोटल इनकम, तो फिर यहाँ पे हम सारे हेड को ऐड कर देंगे, जीटीआई आएगा, डिडक्शन कोई होगा तो लेस कर देंगे, आ जाएगा टोटल इनकम। वैसे यहाँ पे कोई डिडक्शन है नहीं इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन देखते हैं हम 7 का। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेट लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा हमारा हम वो लिखेंगे यहाँ पे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। आपका जो असेसमेंट ईयर होगा बुक के अकॉर्डिंग आप वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ पे मेनली इस जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें केवल 2 हेड की बात की गई है, एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। तो पहले हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट पॉइंट में जो सेकंड पार्ट दे रखा है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया है भाई आपको कि इनका एक घर था जिसको इन्होंने मंथली रेंट 1500 पे दे रखा था, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ यानी कि नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू दे नहीं रखा है, नेक्स्ट है एक्चुअल रेंट, तो यहाँ पे है 1500 पर मंथ पे इन्होंने दिया है, तो 1500 इंटू 12, ये आ जाएगा 1500 इंटू 12, ये 18,000 रुपीज पूरे साल का किराया। नेक्स्ट फेयर रेंट, ये भी नहीं दे रखा गया है, तो फिर इन तीनों में से जो भी ग्रेटर वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो बाकी दोनों है नहीं तो एक्चुअल रेंट ही आएगा ग्रेटर में, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया 18,000 रुपए। इसमें से लेस करेंगे 3 चीज, टैक्स करते हैं, वैकेंसी करते हैं और अनरियलाइज रेंट करते हैं, ये तीनों ही नहीं है तो आप ये नील मानो तीनों को और यहाँ लिख दो 18,000 रुपए, ये आ गया एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट लेस करते हैं हम 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। लोन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो नील मानो आप, बस 30% ऑफ एनुअल वैल्यू निकाल के लेस कर दो, तो 30% ऑफ 18,000 का 30% आ गया 5400 यानी कि 5,400 रुपीज। इसको आप लेस करो 18,000 में से, 18,000 माइनस 5,400, यह आ गया 12,600 रुपीज। इसको आप सीधे आउटर कॉलम में लिखो, 12,600 रुपीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आ गया 12,600 रुपीज। ठीक है, और बाकी यहाँ पे ये जो हम लेस करते हैं इसके ऊपर आप लिख दिया करो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। ठीक, नेक्स्ट अब हम कैलकुलेशन करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का, अदर सोर्सेस। सबसे पहले ये जो सबलेट वाला पोर्शन हम वो ले लेते हैं, तो इनकम फ्रॉम सबलेट। सबलेट पोर्शन से मतलब किसी भी घर को अगर सबलेट करने से आता है कोई भी इनकम, यानी कि मैंने कोई घर किराए पे लिया
और उसका कुछ पोर्शन या पूरा ही पोर्शन अगर किसी और को दे दिया किराए पे, तो उससे जो भी प्रॉफिट आता है एज ए सबलेट वो हम लेते हैं, पूरा इनकम नहीं लिखते हैं। तो जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ श्री भगवान रावत अपने दोस्त को घर का आधा पोर्शन, ये उस घर की बात हो रही जो इन्होंने किराए पे ले रखा था, उस घर की नहीं हो रही ये बात जो इनका था उसका तो ऊपर कैलकुलेशन हो चुका है, ये दूसरे को रेंट पे दे रखा था इन्होंने। हम अब उस घर की बात कर रहे हैं जिस घर में वो खुद किराए पे रह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देखो, सबसे पहली बात, ये जो सबलेट किए अपने दोस्त को, उससे ले रहे हैं ये 1200 पर मंथ, ठीक। इसमें से हम माइनस करते हैं उस पोर्शन का जितना इनकम एसएससी पे कर रहा है असली लैंडलॉर्ड को, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया सबलेट से जो इनकम आती है उसका सिर्फ प्रॉफिट लेते हैं, पूरा अमाउंट नहीं लेते हैं। तो भाई पूरे घर का जो, जिस घर में श्री भगवान रावत रेंट पे रह रहे थे, उस पूरे घर का रेंट था 2000, तो आधे घर का हो गया 1000 रुपए, और उसी आधे घर का ये ले रहे थे 1200 अपने दोस्त से, और खुद वो कितना पे कर रहे थे उस आधे पोर्शन का, 1000 रुपए। तो यानी कि पर महीने उनको कितने का फायदा हुआ, 200 रुपए का। इंटू 12 कर दो आप, ये पूरे साल का आ गया, ठीक। तो 1200 माइनस 1000, 200 इंटू 12, ये आ गया 2400, ठीक। इसमें से हम लेस क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट सबलेट पोर्शन। तो एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर, तो रिपेयर के लिए पूरे घर पे कितना खर्चा हुआ है, जहां वो किराए पे रह रहे हैं, 2500 रुपए, 2500 रुपए। तो इसको आप करो 2500 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम सिर्फ उतने ही पोर्शन से मतलब रखेंगे जितना उन्होंने सबलेट किया है। तो 2500 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 1250। इसको आप लेस करो, ये जो सबलेट वाला फायदा आया है, तो 2400 माइनस 1250, ये आ गया 1150, ठीक। ये इनकम फ्रॉम सबलेट। तो भाई 1200 रुपए वो अपने दोस्त से ले रहे थे, उसमें से माइनस किया जितना वो पे कर रहे थे असली लैंडलॉर्ड को, तो आ गया 200 पर मंथ, इंटू 12 किए, पूरे साल का आ गया। उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर, पूरे घर के रिपेयर पे जा रहा था 2500, तो आधे घर पे आया 1250, इसको हमने लेस किया तो आ गया 1150, ये आ गया इनकम फ्रॉम सबलेट, ठीक। नेक्स्ट है सैलरी एज एन एमपी। तो ये ऐसे तो सारे सैलरी जाते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में, लेकिन एमपी, एमएलए और एमएलसी का सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। सैलरी एज एमपी कितना है, 6 लाख रुपीस, ठीक। नेक्स्ट है डेली अलावेंस। तो डेली अलावेंस ऑफ एमपी एग्जेम्प्ट होता है, लिखना है तो आप लिख लो यहाँ पे डेली अलावेंस, तो ये जो है एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद है डिविडेंड नेट रिसीट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। डिविडेंड के आगे नेट तो लगा हुआ है, लेकिन डिविडेंड को ग्रॉस अप नहीं करते हैं, वो केवल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिबेंचर और विनिंग्स के लिए था, फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, इन सब चीजों के लिए था। तो डिविडेंड को ग्रॉस अप मत करने लगना आप। डिविडेंड नेट रिसीट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना है, 8000 रुपए, सीधे सीधे आप यहां पे लिख दो। नेक्स्ट है शेयर इन द इनकम ऑफ HUF। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से कुछ भी शेयर मिलता है इनकम में, तो वो एग्जेम्प्ट होता है एसएससी के लिए। इनकम ऑफ HUF यहां लिख दो आप एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट है नेट रिसीप्ट्स फ्रॉम लॉटरी। नेट रिसीप्ट्स फ्रॉम लॉटरी, आगे लिखा हुआ है कि लॉटरी टिकट खरीदने के लिए उन्होंने 5000 रुपए खर्च किए। तो लॉटरी से रिलेटेड कोई भी खर्च होता है तो वो नॉट डिडक्टेबल होता है, तो उसको आप कहीं लेस मत करना। बाकी यहाँ नेटवर्ड लगा हुआ है, ये नेटवर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब कि हमको इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। नेट रिसीव TDS टैक्स फ्री, ये 4 वर्ड लगा, मतलब हमको ग्रॉस अप करना है। तो यहाँ आप लिखो 17,500, 17,500 इंटू 100/70। सिक्योरिटीज और डिवेंचर के केस में 100/90 करते हैं। लॉटरी, क्रॉसवर्ड और पजल्स, हॉर्स रेस, इन सब के केस में 100/70 करते हैं। तो 17,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, ये आ गया 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। नेक्स्ट है
परचेज किया जो उन्होंने लॉटरी टिकट, वो नॉट डिडक्टेबल है, नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद है विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, तो भाई विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, लॉटरी, सब यहीं पे आता है। तो जो भी विनिंग का अमाउंट है वो आप लिख दो, 5,000 रुपए हॉर्स रेस में इनको। उसके बाद लिखा गया लॉस इन कार्ड गेम, तो कार्ड गेम से रिलेटेड कोई भी लॉस हुआ है तो वो कहीं नहीं लेस होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस कितना है, 5,000, बस आप वो लिख दो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नेट, नेटवर्थ तो लगा हुआ है लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ग्रॉस अप नहीं करते। आप अपने बुक में क्वेश्चन के बगल में लिख लेना, ठीक है, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ग्रॉस अप नहीं करते हैं हम, 1,000 रुपए, ठीक। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एफडी इन अ बैंक, 4,000 रुपए ग्रॉस, फुल्ली टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी इन बैंक 4,000 रुपीज, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। बाकी और कुछ बचा नहीं है। इसका मतलब एक ही चीज था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, वो हमने ऊपर कैलकुलेशन कर दिया, और बाकी सारी चीजें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की थी। इनकम फ्रॉम सबलेट, सैलरी, एमपी, डेली अलाउंस एग्जेम्प्ट हो गया, फिर डिविडेंड, फिर शेयर भी एग्जेम्प्ट था, फिर नेट रिसीट फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, सिक्योरिटीज, एफडी इन अ बैंक, ये सब कुछ इसी का है, ठीक है। और दूसरी चीज, आप जब एग्जाम में ये क्वेश्चन करना तो कोशिश करना कि ये जो चीज है ये यहाँ पे हो जाए, मतलब बाकी सारे इनकम यहाँ पे रहे, वरना ये कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जामिनर को, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज को, मतलब 2,400 और 1,250 को थोड़ा इधर लिखने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम सारे इनकम को ऐड करेंगे। पहले इनकम फ्रॉम सबलेट कितना है, 1,150। नेक्स्ट है 6 लाख रुपीज सैलरी एज एन एमपी। उसके बाद है 8,000 डिविडेंड का अमाउंट, फिर है 25,000 रुपीज लॉटरी का अमाउंट, देन है 5,000 रुपीज हॉर्स रेस का अमाउंट, फिर है 1,000 रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट का अमाउंट, उसके बाद है 4,000 रुपए। ये आ गया 6,44,150। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आ गया 6,44,150। अब इनकम फ्रॉम सैलरी था नहीं, कैपिटल गेन था नहीं, पीजीबीपी था नहीं, इन्हीं दोनों को अब हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। तो आप लिखो ग्रॉस टोटल इनकम, ये सारे हेड को ऐड करने के बाद आता है। तो यहाँ पे दो ही थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 12,600 प्लस 6,44,150, ये आ गया 6,56,750, ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद आप लिखोगे लेस डिडक्शंस, डिडक्शन है नहीं इस क्वेश्चन में कुछ भी, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U हम यहाँ पे लेस करते हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ लिख दो नील अमाउंट, इसको आप लेस करो, यही अमाउंट दोबारा लिखो 6,56,750, ये हो गया टोटल इनकम।